नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल शशांक न्यू क्लासेस। इस वीडियो में हम आपके बीच लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी के संपूर्ण चैप्टर से 5 सबसे महत्वपूर्ण अंतर लेके आए हैं जो आपके बोर्ड पेपर 2026 में 100% पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो अंतर आपसे पूछा गया है, तो देखिए पूछा गया है शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर लिखिए। यह जो अंतर है आपके लिए VBI है, यानी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यह जो अंतर है आपके लिए है। तो शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में क्या अंतर होता है आपको लिखना है। तो देखिए, आपको इस प्रकार से शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको इस प्रकार से मतलब आपको एक कॉलम पाई खींच देना है। खींचने के बाद आपको लिखना है शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर। तो देखिए, जो शुक्राणु जनन होता है यह पुरुष अर्थात नर में पाया जाता है, और जो अंडाणु जनन होता है यह मादा अर्थात स्त्री में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपने शुक्राणु और अंडाणु जनन दोनों में क्या अंतर होता है आपने समझ लिया। अब आपको इसी अंतर को एक एक पॉइंट के जरिए आपको लिखना है। तो सबसे पहला आपको पॉइंट डाल देना है शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में। इस प्रकार से पॉइंट डालने के बाद इसमें आपको लिखना है यह नर के वृषण में होता है, यानी यह जो शुक्राणु जनन की क्रिया होता है यह किस में होता है, यह नर अर्थात पुरुष के वृषण में होता है। और इसमें आपको लिखना है अंडाणु जनन में यह मादा के अंडाशय में होता है, मतलब स्त्री के अंडाशय में होता है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखिए, आपको इस शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में दूसरा पॉइंट डाल के लिखना है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आपको दूसरा पॉइंट डाल देना है और इसमें आपको लिखना है यह अंत में शुक्राणु बनता है, यानी जो शुक्राणु जनन की क्रिया होता है यह क्रिया होकर अंत में क्या होता है, तो यह क्रिया अंत में होकर शुक्राणु बनता है। इस प्रकार से आपको शुक्राणु जनन में आपको दूसरा पॉइंट डालने के बाद इसमें आपको लिख देना है। और अंडाणु जनन में लिखना है यह अंत में अंडाणु बनता है, यानी जो यह अंडाणु जनन की क्रिया होती है यह क्रिया अंत में होकर क्या बनती है, तो यह अंत में अंडाणु बनता है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब आपको शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में तीसरा थर्ड पॉइंट डालकर लिखना है इसमें एक कोशिका से 4 गतिशील शुक्राणु बनते हैं, यानी ये जो शुक्राणु जनन होता है इसमें एक कोशिका यानी इसमें एक प्रमुख कोशिका होता है और उस प्रमुख मुख्य कोशिका से 4 गतिशील शुक्राणु बनते हैं। तो इस प्रकार से आपको तीसरा पॉइंट डालने के बाद आपको इसमें लिखना है शुक्राणु में, और अंडाणु में आपको लिखना है इसमें एक कोशिका से केवल एक बड़ा अंडाणु बनता है, यानी अंडाणु जनन में एक प्रमुख कोशिका होगा और उससे ही केवल एक बड़े अंडाणु बनते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है तीसरा पॉइंट डालने के बाद। अब देखिए, आपको शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में आपको चौथा पॉइंट डाल के लिखना है यह जीवन भर वृद्धावस्था तक चलती रहती है, यानी जो यह क्रिया होती है शुक्राणु जनन में यह वृद्धावस्था अर्थात बुढ़ापे की अवस्था अर्थात समय तक चलती रहती है, यानी जीवन भर चलती रहती है। और आपको अंडाणु जनन में लिखना है यह एक निश्चित आयु मोनोपाज तक रुक जाती है, यानी यह जो क्रिया होती है अंडाणु जनन की यह क्रिया एक निश्चित कोई आयु सीमा होती है उसी पर यह रुक जाती है, जिसे मोनोपाज कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको चौथा पॉइंट डालने के बाद अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन में लिख देना है। तो इस प्रकार से आपका पहला अंतर हो गया। अब आइए हम लोग दूसरा अंतर देखते हैं। तो देखिए, जो दूसरा अंतर है आपसे पूछा गया है ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको इस प्रकार से VBI की श्रेणी में आपको इसको रखना है। तो देखिए, पूछा गया है DNA तथा RNA में अंतर लिखिए, यानी DNA तथा RNA में क्या अंतर होता है आपको लिखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको DNA और RNA का फुल फॉर्म याद रखना है, क्योंकि यह 1 नंबर में पूछा जा सकता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो देखिए, DNA का जो फुल फॉर्म होता है वह D से होता है डीऑक्सीराइबोज, N से होता है न्यूक्लिक, ए से होता है एसिड जिसे हिंदी में अम्ल बोला जाता है कहा जाता है। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड DNA का फुल फॉर्म होता है। और RNA का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है राइबोज, N से न्यूक्लिक, ए से एसिड अम्ल। तो राइबोज
राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इस प्रकार से आरएनए का फुल फॉर्म है। तो ये हो गया आपका फुल फॉर्म। अब आइए हम लोग देखते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। तो डीएनए और आरएनए इस प्रकार से आपको हेडिंग डाल देना है और इसमें आपको लिखना है पहला पॉइंट डाल के, इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। यानी डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। और आरएनए का पूरा नाम, इसका पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड अम्ल है। तो इस प्रकार से आपको आरएनए और डीएनए में क्या अंतर होता है आपको इस प्रकार से फुल फॉर्म लिख देना है। अब देखिए डीएनए और आरएनए आपको दूसरा पॉइंट डाल के लिखना है, यह दोहरी श्रृंखला वाली संरचना होती है। यानी जो डीएनए है यह दोहरी श्रृंखला, दोहरी का अर्थ होता है दो श्रृंखला, अर्थात जो दो श्रृंखला अर्थात कड़ी आप लोग जानते हैं, सिकड़ा जिसे बोला जाता है, सीढ़ी भी आप बोल सकते हैं। तो यह दो श्रृंखला वाली, देखिए इस प्रकार से, तो देखिए यह इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। ये एक कड़ी हो गया और ये क्या हो गया, यह आपका दूसरा कड़ी हो गया। तो ये फर्स्ट कड़ी आपका हो गया और ये सेकंड कड़ी हो गया। तो इसी को ही डीएनए को ही दोहरी श्रृंखला वाली कड़ी कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए इसमें ये फर्स्ट आपका कड़ी श्रृंखला हो गया और ये दूसरा श्रृंखला हो गया। तो इस प्रकार से दो श्रृंखला वाली हो गई, तो इसी को दोहरी श्रृंखला वाली कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका डीएनए हो गया। तो देखिए यह दोहरी श्रृंखला वाली संरचना होती है। और आरएनए में आपको लिखना है यह एकल श्रृंखला वाली संरचना होती है। एकल मतलब एक, इसमें केवल एक श्रृंखला, एक कड़ी, एक सीढ़ी ही होती है आरएनए में। तो देखिए इस प्रकार से आरएनए का कुछ चित्र होता है। देखिए इस प्रकार से ये एक ही, इसमें एकल मतलब एक ही श्रृंखला कड़ी होती है। तो इसी को ही कहते हैं कि यह एकल श्रृंखला वाली संरचना होती है आरएनए। तो इस प्रकार से आपको दूसरा पॉइंट डीएनए और आरएनए में डालने के बाद लिख देना है। अब देखिए डीएनए आरएनए में आपको तीसरा पॉइंट डालकर आपको लिखना है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। यानी जो डीएनए है इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको लिखना है इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। अब देखिए जो आरएनए है इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। आपको इस प्रकार से थर्ड पॉइंट डालने के बाद इसमें आपको लिख देना है। अब आपको डीएनए और आरएनए में चौथा पॉइंट डाल के इसमें आपको लिखना है, इसमें थायमीन बेस पाया जाता है। यानी जो डीएनए होता है इसमें कौन सा बेस पाया जाता है, तो इसमें थायमीन बेस पाया जाता है, थायमीन। और आरएनए में क्या होता है, थायमीन के स्थान पर ही यूरेसिल बेस पाया जाता है। तो इसमें आपको लिखना है इसमें थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। इस प्रकार से आपको लिख देना है चौथा पॉइंट डालने के बाद। अब देखिए आपको पांचवा पॉइंट डालने के बाद इसमें आपको लिखना है डीएनए और आरएनए में आपको लिखना है यह आनुवांशिक सूचनाओं को संचित और स्थानांतरित करता है। यानी जो डीएनए होता है इसका क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है यह आनुवांशिक सूचनाओं को संचित करता है। संचित मतलब एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है और इसको स्थानांतरित करता है अर्थात बदलता रहता है। तो इस प्रकार से आपको पांचवा पॉइंट डालने के बाद डीएनए में आपको लिख देना है। अब आपको आरएनए में लिखना है यह मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण करता है। यानी जो आरएनए होता है इसका क्या कार्य होता है, तो इसका जो प्रमुख कार्य है वह प्रोटीन को संश्लेषित करता है अर्थात खींचता है, यानी संश्लेषण करता है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है यह मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण करता है। तो इस प्रकार से आपको डीएनए और आरएनए में पांचवा पॉइंट डालने के बाद लिख देना है। अब आइए हम लोग अगला देखते हैं जो अंतर है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो वह तीसरा अंतर है। तो देखिए जो तीसरा अंतर है, अंतर नंबर तीसरा है, पूछा गया है भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर लिखिए। यानी भ्रूणकोश और भ्रूणपोष क्या होता है आपको अंतर लिखना है। तो देखिए भ्रूणकोश भ्रूणपोष, सबसे पहले इसका अर्थ समझ लीजिए। तो देखिए भ्रूणकोश यह पुष्प के अंडाशय के बीजांड में पाया जाता है, होता है कौन, भ्रूणकोश। और यह जो भ्रूणपोष है यह भ्रूण को क्या करता है, पोषक अर्थात पोषण प्रदान करता है, पोषण खाना प्रदान करता है अर्थात खाना देता है यह भ्रूण को। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया। आप लोग भ्रूण देखे होंगे, चना मटर के जो बीच में जो दो पालियां होती हैं और उस पालियों के बीच में जो आपको नन्हा भ्रूण दिखता है उसी को ही भ्रूण बोला जाता है। तो यह क्या करता है, उस भ्रूण को
उसको बढ़ने के लिए, उसको वृद्धि करने के लिए क्या करता है, पोषक देता है अर्थात खाना देता है। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया भ्रूणपोष और भ्रूणकोश में क्या अंतर होता है। अब आपको इन्हीं अंतर को एक एक करके लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से पॉइंट डाल देना है और इसमें आपको लिखना है भ्रूणकोश में यह निषेचन से पहले बनता है, यानी जो भ्रूणकोश होता है यह निषेचन से पहले बनता है। और आपको भ्रूणपोष में लिखना है यह निषेचन के बाद बनता है, यानी यह फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष जो बनता है यह निषेचन के बाद बनता है। तो इस प्रकार से आपको भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में पहला पॉइंट डालने के बाद लिख देना है। अब देखिए आपको भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में आपको दूसरा पॉइंट डालना है और इसमें आपको लिखना है इसमें अंडकोशिका होती है। इसमें क्या होता है भ्रूणकोश में, तो इसमें अंडकोशिका होती है। अंडकोशिका होती है जहाँ निषेचन होता है, यानी अंडकोशिका होती है तभी इसमें क्या होता है, निषेचन होता है अर्थात फर्टिलाइजेशन होता है भ्रूणकोश में। और अब आपको भ्रूणपोष में लिखना है यह बढ़ते हुए भ्रूण को भोजन देता है, यानी यह इसकी जो क्रिया होती है भ्रूणपोष का, यह क्या करता है, यह जो नन्हा भ्रूण है उसको पोषक अर्थात पोषण प्रदान करता है, भोजन देता है, खाना देता है, तभी वह नन्हा भ्रूण आगे चल के बड़ा होता है। तो इस प्रकार से आपको भ्रूणपोष में लिख देना है यह बढ़ते हुए भ्रूण को भोजन देता है। अब देखिए आपको भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में आपको तीसरा पॉइंट डाल के इसमें लिखना है मादा युग्मकोभिद है, यानी ये जो भ्रूणकोश है यह क्या है, यह मादा युग्मकोभिद होता है। और भ्रूणपोष में आपको लिखना है यह एक पोषक ऊतक है, यानी यह पोषक ऊतक है, यानी यह क्या करता है, भोजन देता है, भोजन का ऊतक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो इसमें आपको भ्रूणपोष में आपको इस प्रकार से लिख देना है यह एक पोषक ऊतक है। अब आपको क्या करना है, भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में आपको चौथा पॉइंट डाल देना है। और चौथा पॉइंट देखिए यहाँ चौथा पॉइंट है इस प्रकार से, और इसमें आपको लिखना है इसमें कोशिकाएं अगुणित होती हैं। अगुणित का अर्थ होता है कि इसमें सिर्फ एक ही कोशिकाएं होती हैं। अगुणित है यानी इसमें जो गुणसूत्र होता है एक ही होता है। और आपको भ्रूणपोष में लिखना है इसकी कोशिकाएं त्रिगुणित होती हैं, यानी इसमें 3 क्या होता है, क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र होता है। तो इस प्रकार से आपको भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में क्या अंतर है आपको इसी प्रकार से पॉइंट डालकर लिख देना है। तो इस प्रकार से आपका तीसरा अंतर हो जाता है जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अब आइए हम लोग चौथा अंतर देखते हैं। तो देखिए जो चौथा अंतर है पूछा गया है, चौथा अंतर में आपसे पूछा गया है सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए, यानी सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है आपको दोनों में अंतर लिखना है। तो सहज प्रतिरक्षा इसका अर्थ होता है यह जन्मजात आपके शरीर में मौजूद रहता है, यानी यह तैनात रहता है सिपाही की तरह आपके मतलब शरीर के भीतर। और उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है, यह आप जब किसी रोग के मतलब आपको कोई बीमारी हो जाता है तो उसके बाद यह आता है, तब उसके बाद यह आपके संपर्क में आता है। तो इस प्रकार से हो जाता है सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या अंतर होता है। तो अब आपको इसी अंतर को एक एक करके लिखना है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से पॉइंट डाल देना है और इसमें आपको लिखना है यह जन्म से ही हमारे शरीर में मौजूद होता है। कौन, सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा क्या होता है, यह जन्म से ही हमारे शरीर में मौजूद होता है। और उपार्जित प्रतिरक्षा में आपको लिखना है यह जन्म के बाद बीमारियों के संपर्क में आने पर बनती है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है उपार्जित प्रतिरक्षा और सहज प्रतिरक्षा में पहला अंतर डाल के, पहला पॉइंट डाल के आपको इस प्रकार से लिख देना है। अब आपको दूसरा पॉइंट डालना है सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में, और इसमें आपको लिखना है यह शरीर पर हमला होते ही तुरंत काम करना शुरू कर देता है, यानी कोई बीमारी आ रही है यह
उसके आने के बाद तुरंत यह अपना कार्य शुरू कर देता है। कौन? सहज प्रतिरक्षा। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है सहज प्रतिरक्षा में। और उपार्जित प्रतिरक्षा में आपको लिखना है यह काम करने में थोड़ा समय लेती है क्योंकि इसे सीखना पड़ता है। तो इस प्रकार से आपको उपार्जित प्रतिरक्षा में लिख देना है। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में तीसरा पॉइंट डालना है। और तीसरा पॉइंट डालने के बाद इसमें आपको लिखना है, तो देखिए सहज प्रतिरक्षा में आपको तीसरा पॉइंट डाल देना है और इसमें आपको लिखना है इसमें कीटाणुओं को पहचानने की क्षमता सीमित होती है। यानी सीमित अर्थात कम होती है कीटाणुओं को पहचानने की। तो इस प्रकार से आपको सहज प्रतिरक्षा में लिख देना है। अब आपको उपार्जित प्रतिरक्षा में लिखना है इसमें दुनिया के करोड़ों कीटाणुओं को पहचानने की क्षमता होती है। यानी जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है इसमें क्या होता है, यह दुनिया के करोड़ों कीटाणुओं को पहचान लेता है। यानी पहचानने की क्षमता होती है, सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है। तो इस प्रकार से आपको सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या अंतर होता है आपको लिख देना है। अब आपको सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में तीसरा पॉइंट मतलब चौथा पॉइंट आपको डालना है और इसमें आपको लिखना है यह हमें माता पिता से विरासत में मिलती है। कौन मिलता है, तो सहज प्रतिरक्षा। इस प्रकार से आपको लिख देना है। और उपार्जित प्रतिरक्षा में आपको लिखना है यह हमें जीवन के अनुभवों और बीमारियों से मिलती है। यानी जब आपको कोई बीमारी होगा या अनुभव होगा तब यह आपसे मतलब आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या अंतर होता है आपको इसी प्रकार से पॉइंट डालकर आपको लिख देना है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है और ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार नहीं 1000 बार कहूँगा कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपको मैं अंतर बता रहा हूँ। अब देखिए जो अगला अंतर है, तो देखिए अंतर नंबर 5 है और पूछा गया है लघु बीजाणु धानी तथा गुर बीजाणु धानी में अंतर लिखिए। यानी लघु बीजाणु धानी और गुर बीजाणु धानी में क्या अंतर है आपको लिखना है। या इस प्रकार से अथवा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा परागकोश तथा बीजांड में अंतर लिखिए। ये दोनों प्रश्न मतलब ये दोनों प्रश्न एक ही हैं। इसी प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे कि तो आपसे लघु बीजाणु धानी तथा गुर बीजाणु धानी में क्या अंतर होता है आपसे पूछेंगे। या पूछा जा सकता है परागकोश तथा बीजांड में क्या अंतर होता है लिखिए। लेकिन अधिकतम आपसे जो पूछा जाएगा वह लघु बीजाणु धानी तथा गुर बीजाणु धानी में क्या अंतर होता है आपसे इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादातर इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं हर सेट में। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए जो लघु बीजाणु धानी और गुर बीजाणु धानी, सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं। तो ये जो लघु बीजाणु धानी है यह क्या होता है, यह पुंकेसर अर्थात पुंकेसर यह नर भाग होता है। और गुर बीजाणु धानी यह क्या होता है, यह स्त्री केसर अर्थात मादा भाग होता है, जिसे जायांग भी बोला जाता है, लेकिन स्त्री केसरों के समूह को जायांग बोला जाता है। तो इस प्रकार से आपने दोनों का अंतर समझ लिया। अब आपको इसी अंतर को एक एक करके लिखना है। तो देखिए सबसे पहला आपको इस प्रकार से अंतर, सबसे पहले आपको इस प्रकार से पॉइंट डाल देना है और इसमें आपको लिखना है यह परागकोश के अंदर पाई जाती है। यानी ये जो लघु बीजाणु धानी होती है यह कहाँ पाई जाती है, तो यह परागकोश के अंदर पाई जाती है। तो देखिए यहाँ आप देखिए, तो इस प्रकार से देखिए होता है कुछ, मतलब जैसे कुछ इस प्रकार से परागकोश, कुछ इस प्रकार से मतलब ऐसे होता है परागकोश, और इसी के अंदर भीतर ही यह पाया जाता है। कौन, यह लघु बीजाणु धानी, यह परागकोश के अंदर पाया जाता है। और परागकोश आप लोग समझते हैं यह नर जननांग होता है और परागकोश, तो ये हो गया। अब देखिए जो गुर, और इसमें आपको लिखना है गुर बीजाणु धानी में यह अंडाशय के अंदर बीजांड के रूप में होती है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब आपको क्या करना है, लघु बीजाणु धानी और गुर बीजाणु धानी में आपको दूसरा पॉइंट डालना है और इसमें आपको लिखना है इसमें परागकण बनते हैं। इसमें क्या बनता है, परागकण, पोलन ग्रेन बनता है। और आपको गुर बीजाणु धानी में आपको लिखना है इसमें भ्रूणकोश बनता है, भ्रूणकोश बनता है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है।
अब आपको क्या करना है, लघु बीजधानी और गुण बीजधानी में आपको तीसरा पॉइंट डालना है और इसमें आपको लिखना है एक परागकोश में आमतौर पर 4 लघु बीजधानियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है लघु बीजधानी में। और गुण बीजधानी में आपको लिखना है एक अंडाशय में इनकी संख्या 1 या 1 से अधिक हो सकती है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब आपको क्या करना है, चौथा पॉइंट डाल देना है और इसमें आपको लिखना है यह आकार में छोटा और गोलाकार होता है। यानी इसका जो आकार होता है लघु बीजधानी का, यह छोटा होता है और गोलाकार होता है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। और आपको गुण बीजधानी में लिखना है यह आकार में बड़ी होती है, इसमें बीजांडकाय व अध्यावरण जैसी परतें होती हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, पॉइंट डालकर आपको लघु बीजधानी और गुण बीजधानी में क्या अंतर होता है आपको इसी प्रकार से लिख देना है। तो ये जितना मैंने आपको अंतर बताया आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर है। अगर आप इतना याद कर लेते हैं, इतना समझ लेते हैं, तो आपको 100 में 100 यहीं से पूछा जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो मिलता हूँ ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।